न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पटना से बड़ी खबर आपको बताएं, 40,000 निजी स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी। शिक्षा विभाग का 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम है। प्राइमरी डायरेक्टर मिथिलेश मिश्रा का अल्टीमेटम, मान्यता के लिए आवेदन नहीं देने पर सख्त कार्रवाई। सरकार से बिना अनुमति के चल रहे हैं स्कूल। निजी स्कूलों को सरकार से लेनी होगी अनुमति और अब तक 12,000 निजी स्कूलों को ही मंजूरी दी गई। मंजूरी नहीं मिलने से आरटीई का हो रहा है उल्लंघन और कमजोर वर्ग के बच्चों का नहीं हो रहा है नामांकन। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार फोन लाइन पर हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है? आपको आरटीई कानून कहता है कि 25% जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं उनका हर निजी स्कूल में दाखिला लेना है हर साल। लेकिन सरकार के पास जो आंकड़े हैं उसमें कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं कि राज्य में चल तो रहे हैं कई जगह पर निजी स्कूल और हजारों की संख्या में चल रहे हैं, लेकिन सरकार के पास जो आंकड़े हैं महज 12,000 ही अब तक जो है एक तरह से अनुमति लेकर स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे में आज शिक्षा विभाग ने बड़ी बैठक की है और प्राइमरी डायरेक्टर मिथिलेश मिश्रा ने साफ कहा है कि 15 अगस्त तक राज्य के लगभग 40,000 निजी स्कूल हैं, उन्हें अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि आप जो है सरकार से मान्यता के लिए आवेदन दें और जब आपको मंजूरी मिल जाती है फिर आपको आरटीई के दायरे में आना होगा और बच्चों का नामांकन लेना होगा। लेकिन अगर आप मंजूरी नहीं लेते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे 40,000 स्कूल को चिन्हित करके उनके खिलाफ शिक्षा विभाग कार्रवाई करेगा। जी वाकई रजनीश, देखने वाली बात होगी कि 15 अगस्त तक जो अल्टीमेटम दिया गया है उसके तहत क्या कुछ स्कूलों की तरफ से निर्णय लिया जाता है, निजी स्कूलों की तरफ से क्या आगे की इस कार्रवाई में वो अगला कदम उठाएंगे, वो भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। और अगली खबर भी राजधानी पटना से ही आपको बताएंगे, जहां फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के अलावा कॉलोनी की पुलिस ने एक 22 वर्षीय युवक मोहम्मद तमन्ना का शव बरामद किया है। शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया, जिसके बाद टीम ने सैंपल एकत्रित किए हैं। पुलिस वहां लगे सीसीटीवी को खंगाल रही है। फिलहाल हत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया। प्रथम दृष्टया पाया गया है कि जो युवक है उसकी कलाई पे जो है एक शार्प ऑब्जेक्ट से कटे हुए का निशान है और जो हमारा जो एस्टिमेट है कि या जो है कि उसी से उसका डेथ हुआ होगा। और जो युवक है वो स्थानीय ही है, अल्बा कॉलोनी का ही है। वो कल रात से जो है 7-8 बजे अपने घर से निकला था, उसके बाद से घर नहीं आया था। घर वालों ने इस संबंध में जो बताया है कि वो हो सकता है अपने दोस्तों के साथ गया हो, परंतु अभी हम लोग इसमें जो नियर बाई सीसीटीवी वगैरह है उनको देख रहे हैं। यहाँ पर जो घटनास्थल है उस पर एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड टीम के द्वारा मौका मुआयना कर लिया गया है और अभी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। और बिहार में विधि व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष आज सड़क पर उतरा और राज्य में कानून के राज पर सवाल खड़ा करते हुए इंडियन अलायंस के घटक दल सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आए। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बढ़ते अपराध पर सरकार को घेरा। विपक्ष के इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह 16 जुलाई को बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या है। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड ने विपक्ष के गुस्से को भड़का दिया और सरकार के खिलाफ ये लोग सड़कों पर उतर आए। तो विपक्ष के आक्रोश मोर्चा के दौरान आप देख पा रहे होंगे कोई बड़ा नेता सड़क पर नजर नहीं आया। विपक्ष का आक्रोश मार्च ठंडा नजर आया। विपक्ष के आक्रोश मार्च पर बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार कर दिया है। तो आरजेडी और कांग्रेस ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का मार्च महज एक मजाक बनकर रह गया। विपक्ष के पास ऐसा नैतिक बल ही नहीं था कि वह इस तरह के मार्च को गंभीरता से ले। बिहार की जनता लालू राबड़ी शासनकाल के जंगल राज को अब तक नहीं भूल पाई है और विपक्ष यह कैसे भूल गया कि उनके पास कानून व्यवस्था का विरोध करने के लिए नैतिक बल नहीं है। सच पूछिए तो विपक्ष का मार्च उसकी एकता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। ये महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का प्रतिरोध मार्च आज पूरी तरह से ऐतिहासिक रूप से सफल हुआ है। पटना की सड़कों पर पूरे बिहार में प्रखंड मुख्यालय में जो जनसैलाब उमड़ा, जिस तरह से भारी संख्या में लोग सड़क पर उतरे और बढ़ते अपराध के खिलाफ
हल्ला बोल किया। अपराध के जनक, अपराध का बिहार में जाल बुनने वाले, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस पार्टी के खुद आर्थिक अपराधी रहे हों, अगर वो अपराध के खिलाफ में सड़क पे आक्रोश मार्च निकालेंगे तो उसको तो फ्लॉप होना ही था। विपक्ष का प्रतिरोध मार्च पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है, क्योंकि बिहार की जनता ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। बिहार की जनता का विश्वास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में अटूट है। आज का बिहार वो बिहार नहीं है जब इनके शासन काल में सत्ता के द्वारा अपराध और अपराधियों का संपोषण होता था। बड़े बड़े अपराधियों की पंचायती सीएम हाउस में हुआ करती थी। और बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विरोधियों के प्रदर्शन पर मंत्री रत्नेश सदा ने हमला बोला है। रत्नेश सदा ने कहा कि विरोधी पहले अपनी गिरेबां में झांक कर देखे। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं उछाला करते। जो लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं उनके राज में सीएम आवास से फिरौती मांगी जाती थी। वो झांक कर देखे तब दूसरे के घर को देखेगा। जिसका घर शीशा का होता है दूसरे पर पत्थर मारता है। और जो लोग आज धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके राज में तो उसके घर से मुख्यमंत्री के आवास से फिरौती की मांग की जाती थी। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विपक्ष के आक्रोश मार्च पर जमकर हमला बोला है। मंगल पांडे ने कहा कि आरजेडी को 2005 के बिहार के इतिहास के पन्नों को पलटकर पढ़ना चाहिए। जब मुख्यमंत्री आवास से अपराधियों के लिए डील की जाती थी, मुख्यमंत्री आवास से अपराधियों को पोषित और संरक्षित किया जाता था। हाईकोर्ट ने उस सरकार को जंगल राज कहा था। ये बेशर्म लोग हैं, अपने अतीत को भूल चुके हैं। मैं इंडिया गठबंधन के नेताओं को कहूंगा कि उनको 2005 के पहले के इस बिहार के इतिहास के पन्नों को पलट के पढ़ना चाहिए, जब मुख्यमंत्री आवास से अपराधियों के किए हुए कुकृत्य डील होते थे। मुख्यमंत्री आवास से अपराधियों को पोषित किया जाता था, संरक्षित किया जाता था, और बिहार की हाईकोर्ट ने उस वक्त की सरकार को जंगल राज कहा था। ये बेशर्म लोग हैं जो अपने अतीत को भूल गए। और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दावा किया है कि बिहार में कानून का राज कायम है। विजय सिन्हा ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिनकी सरकार में आपराधिक घटनाएं होती थी, जो लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे, आज जब उन लोगों पर दबिश बढ़ रही है तो आज फिर से चिल्ला रहे हैं। वहां त्वरित एक्शन होती है और बिहार लॉ एंड ऑर्डर में आजादी के समय नंबर 1 स्टेट था। विगत कालखंडों में जो प्रतिपक्ष का आज शोर मचा रहे हैं, तो वही लोग ये घटना को अंजाम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दे रहे थे, और ऐसे लोग पर जब दबिश बढ़ रही है तो वो फिर चिल्ला रहे हैं। और बहुत जल्द बड़े बड़े निर्णय हो रहे हैं, त्वरित गति से एक्शन हो रही है। बिहार में पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का राज कायम है। और तिरहुत स्नातक क्षेत्र में उपचुनाव होने, जेडीयू ने विधान परिषद में तिरहुत स्नातक क्षेत्र में अभिषेक झा को उम्मीदवार बनाया है। देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद बन जाने से ये सीट खाली हो गई है। अभिषेक झा लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मौका मिला तो नीतीश कुमार के विकास काम को और आगे बढ़ाएंगे। तो एक तरफ अभिषेक झा मतदाताओं को भरोसा दिला रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर भी मतदाताओं से जेडीयू उम्मीदवार के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी के लिए आज अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में हम पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। दरअसल जीतन राम मांझी पहली बार केंद्रीय मंत्री बने। इसको लेकर पार्टी ने उनका भव्य स्वागत किया है। स्वागत समारोह में जीतन राम मांझी ने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि जो भरोसा प्रधानमंत्री ने मुझ पर जताया है उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये कह करके नरेंद्र मोदी जी ने हमको एक निकाले दिया कि मांझी जी, हम अपने सपनों का विभाग आपको दे रहे हैं। शुरू में हम भी नहीं समझते कि क्या विभाग हमको दिए हैं, लेकिन आज जब विभाग का अध्ययन कर रहे हैं और गहराई में जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं बहुत बड़ा भविष्य है
इस विभाग का बहुत बड़ा दारोमदार है इस विभाग से। और बिहार की पूर्व सीएम और आरजेडी नेता राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बन गई हैं। राबड़ी देवी को विधान परिषद में विपक्षी दल के नेता के रूप में चुन लिया गया है। सभापति ने आरजेडी की मांग को मंजूरी दे दी है। 22 जुलाई से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 5 दिनों तक चलेगा। सत्र में राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करेंगी। वहीं जेडीयू के नीरज कुमार और रीना यादव विधान परिषद में सचेतक होंगे। बीजेपी के जनक सिंह उप मुख्य सचेतक होंगे, जबकि विजय कुमार मंडल, आलोक रंजन, कृष्ण कुमार ऋषि, हरिभूषण ठाकुर, संजय सारावगी और वीरेंद्र सिंह विधानसभा में सचेतक होंगे। और बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में सावन मेले की तैयारियों का जायजा लिया है। मंत्री ने गंगा घाट का निरीक्षण किया। उसके बाद जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में नितिन नवीन ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए। मंत्री ने कांवरिया पथ पर पानी, शौचालय, विश्राम स्थल, स्वास्थ्य शिविर पर्याप्त मात्रा में लगाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन से नितिन नवीन ने सीसीटीवी कैमरे को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए। नगर विकास विभाग का ये सब मिलकर कर रहे हैं। पूरा सार्वजनिक मेला एक अच्छे प्रयास से हो, इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर कुछ चीज़ें और आवश्यकता है, जैसे सीसीटीवी कैमरा की बात आई, तो हमने कहा है जिला प्रशासन से कि वो उसका प्रस्ताव हमको दे। वो सीसीटीवी कैमरा बढ़ाने की आवश्यकता होगी, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाने की आवश्यकता होगी, तो नगर विकास विभाग उसको अपने अंतर्गत करा देगा। और सावन के पावन महीने में बिहार में लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं। पर्यटन विभाग की तरफ से कांवड़ियों के लिए इसको लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि यात्रा के लिए 1200 बेड की व्यवस्था है। साफ सफाई की पूरी तरह व्यवस्था रखी गई है। 200 कांवड़ स्टैंड बनाए गए, 12 अस्थायी सेंटर की व्यवस्था हुई है। किसी को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए पर्यटन विभाग ने टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है। साथ ही श्रद्धालुओं से पॉलिथीन, तंबाकू फ्री यात्रा करने का अनुरोध किया गया। हम लोगों ने भजन का जो एक कार्यक्रम रहता है उसकी व्यवस्था, और रोज रोज गंगा आरती की जो एक भव्य आरती कराने की भी व्यवस्था हम लोगों के द्वारा की गई है। श्रद्धालुओं के इस पूरे यात्रा को आसान बनाने के लिए, जैसे हमने बताया, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं। रिसर्च ऑन ग्राउंड जाकर एक रिपोर्ट लें कि किस तरह की आवश्यकताएं होती हैं। जिला प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वहीं के द्वारा सारा एग्जीक्यूशन होता है। और टूरिज्म उसके अलावा जो लोगों को एक जो पूरी यात्रा है और ये जो पूरा हमारा सावन का महीना है, उसमें वो उनको कोई कष्ट तकलीफ ना हो। और 22 जुलाई से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है। सावन को लेकर बाजार गुलजार हैं और कांवड़ यात्रा करने के लिए बाबा के भक्त नए नए कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं। इस बार बाजार में भी महाकाल का कुर्ता गमछा लोगों को खूब भा रहा है। बाजार में जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। भगवान शंकर का प्रिय महीना सावन शुरू होने वाला है। 22 जुलाई पहली सोमवारी और सावन की शुरुआत, जिसके मद्देनजर बाजार गुलजार नजर आ रहा है, क्योंकि सावन में बोल कंवरिया बोल बोल के बोल नजर आते हैं। और जितने भी बाबा के भक्त हैं वो गेरुआ वस्त्र धारण कर बाबा धाम जाते हैं। और उसके मद्देनजर इस बार बाजार में आप देख सकते हैं एक से बढ़कर एक कुर्ता नजर आ रहा है। यहाँ टी शर्ट में माँ पार्वती और भगवान शंकर नजर आ रहे हैं। चाहे गमछा हो या कुर्ता हो या फिर टी शर्ट हो, सभी बोल कंवरिया बोल बम के नाम से गुलजार है। और इस बार बाजार में क्या कुछ खास है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जो भक्त हैं वो खरीदारी शुरू कर चुके हैं और इस बार कई सारे नए आइटम्स मार्केट में आए हुए हैं जिसे लोग खरीद रहे हैं। क्या नाम है भैया? रवि कुमार। इस बार क्या कुछ नया है बाजार में? इस बार महाकाल कुर्ता, महाकाल का पैंट, गमछा, ये सब ट्रेंड में ज़्यादा चल रहा है। मतलब कांवरियों की खरीदारी शुरू हो गई है? हाँ, बाजार तो 2-3 दिन से अब चल रहा है, स्टार्ट हो गया है। ऐसे 22 तारीख से ज़्यादा भीड़ होने लगेगी। पीला रंग है, पीले को शुभ माना जाता है। और ऐसे जो गेरुआ है, क्योंकि बोल कंवरिया बोल के जब लोग जयकारे लगाते हैं तो गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। और उसके मद्देनजर यहाँ पर तमाम जो गेरुआ वस्त्र है वो नज़र आ रहा है। एक से बढ़कर एक गमछा नज़र आ रहा है और ख़रीदारी भी शुरू हो गई है। लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं और कांवड़ यात्रा जाने की तैयारी कर रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।
और सावन मास की शुरुआत होने वाली है। बाजारों में अब सावन की रौनक भी दिखने लगी है। बाजारों में लोगों की भीड़ है। साथ ही रोहतास में बाबा गुप्तेश्वर नाथ और देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भी सावन मास में बहुत बड़ी संख्या में भक्तजन दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और ऐसे में अब शिव मंदिरों को सजाने का काम भी शुरू हो चुका है। सावन मास को लेकर लोगों में काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। बोलबम की तैयारी जोरों शोरों से चालू है। अभी मार्केटों में बहुत भारी भीड़ इकट्ठा हुई है। लेडीज, जेंट्स, बच्चे, बूढ़े सब भगवान भोलेनाथ के यात्रा सोमवार से प्रारंभ हो रहा है, उसके लिए सब तैयारी में लगे हुए हैं। हम लोग भी उसी सिलसिले में आए हुए हैं एक दुकान पे। बहुत दुर्लभ योग बन रहा है क्योंकि इसमें 5 सोमवार पड़ रहा है और सोमवार के दिन पूरे महीना सावन में भगवान भोलेनाथ के शिव जी के जल अर्पण करने से, जलाभिषेक करने से सभी प्रकार के भक्तों का मनोकामना पूर्ण होगा। और जहानाबाद में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर आधे घंटे तक रोक कर रखा गया। केंद्र से निकलने में देरी के कारण परीक्षार्थियों के परिजन काफी नाराज हो गए। सेंटर इंचार्ज की शिकायत कंट्रोल रूम से की गई है। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी दमखम से जुटी है और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजधानी रांची पहुंचे। रांची के प्रभात तारा मैदान में 26,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। झारखंड में बीजेपी सरकार बनाने का दावा किया। इस दौरान अमित शाह ने जेएमएम और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। एक सांसद के घर से 300 करोड़ मिलता है, एक मंत्री के पीए के घर से 30 करोड़ मिलता है। मैं पूछना चाहता हूं ये पैसा किसका है? कांग्रेस पार्टी जवाब दे। और कांग्रेस पार्टी ये भ्रष्टाचारियों को लेकर आगे बढ़ती है। हेमंत सोरेन भी आगे। भाइयों बहनों, मैं कह कर जाता हूं, जिन मंत्री के पीए के घर से 30 करोड़ रुपया मिला, कांग्रेस पार्टी उसको फिर से टिकट देने वाली है। 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला, 300 करोड़ का जमीन घोटाला, सेना की जमीन का घोटाला, 1000 करोड़ का खनन घोटाला, 40 करोड़ का शराब घोटाला और हजारों करोड़ का ट्रांसफर पोस्टिंग का घोटाला। एक घोटाला करने वाली सरकार है, ये वादा खिलाफी करने वाली। भारतीय जनता पार्टी एक लिस्ट लेकर वादा खिलाफी की राज्य की जनता के सामने जाने वाली। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप वो लिस्ट और हमारे विकास के किए हुए काम दोनों लेकर झारखंड के घर घर जाइए और हमारा समर्थन जुटाइए। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है। अब भी घट गई है। बाबूलाल जी ने कहा है वो सही है। देश भर में कहीं आदिवासी जनसंख्या कम हो रही है, केवल और केवल झारखंड में हो रही है। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम एक जनसंख्या के मामले में एक व्हाइट पेपर लाकर हमारे आदिवासियों की भूमि और जनसंख्या और आरक्षण तीनों हम सुरक्षित करेंगे। हेमंत सोरेन जी का आदिवासी कल्याण का मतलब है अपने परिवार का कल्याण। अरे हेमंत जी, आपने नहीं किया कल्याण। सबसे पहला आदिवासी मुख्यमंत्री अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल जी को बनाने का काम किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।